तो चलिए शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं कि यात्रा को बेहतरीन तरीके से शुरू। और देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर 7 है ना, इसको अपन लोग फुल चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। साथ में मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी बताऊंगा, और ये नोट्स आपके इतने दमदार होंगे कि आपका जो 2026 में एग्जाम होने वाला है ना, ये नोट्स उनको एकदम फाड़ के रख देंगे। यानी जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ना, वो सारे के सारे आप लोगों को इन नोट्स से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र दिख रहे हैं ना, इनको देख करके आप केवल मन में मुस्कुराओगे ही नहीं, बल्कि आप लोग इन चित्रों को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे और अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर पाओगे कि ये जो चीजें हैं ना, केवल दिखने के लिए नहीं होती रही हैं। कि अरे सर जी, चैप्टर स्कूल में तो हमने पढ़ा था, बड़ा मजा आया था सर जी सुनने में, है ना, सर जी बता रहे थे, हमने सब सुन लिया था। ऐसा नहीं है, बहुत डिटेलिंग में चलेंगे अपन लोग। ठीक है, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए जरा, चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से, और अपनी पेन और कॉपी यहाँ पर निकाल लीजिए। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए प्रजनन, और प्रजनन को ही भाई साहब यहाँ पर बोलते हैं क्या, जनन। तो आपको परेशान मत होना है कि ये प्रजनन है कि जनन है, एक ही बात है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या यह आवश्यक होता है, क्या यह महत्वपूर्ण है, तो इन सभी के आंसर हम लोग देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हमको इसको अपन लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, प्रजनन क्या है भाई साहब। तो प्रजनन एक ऐसी जैविक विक्रिया है, यानी कि केवल जीव ही इसको करेंगे, निर्जीव यानी मरे हुए आदमी नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं वो अपने ही जैसे नए जीव यानी कि संतान पैदा करते हैं। सीधी सीधी बात है कि संतान पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही प्रजनन कहते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्य है सर जी, मनुष्य से कुत्ता थोड़ी होगा। हाँ, मनुष्य से मनुष्य, ओके, कुत्ते से कुत्ता, अरे सर कुत्ते से तो कुतिया भी होगी, अरे हाँ हाँ होगी होगी, ठीक है ठीक है। आम के पेड़ से आम इत्यादि। ठीक है, इसको जरा ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ये दादा दादी हैं। ओके, ये क्या है भैया जी, दादा और दादी। अब दादा और दादी ने प्रजनन किया और अपने बच्चे पैदा कर दिए, उनके लड़का। ठीक है, अब इन दोनों ने काम किया तो इनके और हो गए छोटे छोटे बाली बच्चा। तो ये प्रोसेस चली आ रही है ना। ठीक है, ये क्या हो रही है, प्रोसेस यहाँ पर चली आ रही है। तो इन दोनों ने, दादा दादी ने मिलाकर के ये क्या बना दिए, दो अपने बच्चे। तो इसी को तो प्रजनन बोलते हैं। और इन दोनों ने फिर बना दिए अपने ये 3 बच्चे, तो इसी को तो क्या बोल देते हैं, प्रजनन। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है भैया, लेकिन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई एक इंडिविजुअल जीव की बात की जाती है कि क्या एक जीव को जीवित रहने के लिए प्रजनन जरूरी है, तो नहीं। जैसे यदि आप अपने बच्चे पैदा नहीं करोगे तो चल जाएगा, क्या जरूरी है बच्चे पैदा करने की, चल जाएगा ना। हाँ, तो किसी एक जीव के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक प्रजाति के सभी जीव ऐसा करने लगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मनुष्य ही कह दें कि नहीं हम प्रजनन नहीं करेंगे। अगर वो प्रजनन नहीं करेंगे तो फिर देखो क्या होगा। इसकी महत्ता को सबसे पहले समझते हैं। ये प्रजाति का अस्तित्व को बनाए रखता है। प्रजनन ऐसा तरीका है जिसमें जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन को बहुत बढ़ाते हैं, जिससे अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। इसके बिना एक प्रजाति समय के साथ में समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसा, जैसे मान लीजिए, इसी से समझिए, जैसे ये दादा दादी जी हैं। अब यदि ये क्या करते, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते और अपने ये बच्चे पैदा नहीं करते, इसको पैदा नहीं करते, इस लालू राम को, ये दिख रहा है ना अच्छा सा, इसको पैदा नहीं करते, तो क्या फिर ये इनको पैदा कर पाता। यानी कि ये दादा दादी अभी तो बुढ़े हो गए और बुढ़े होके मर जाते, तो इनका तो यहीं पर प्रजा, इनकी जो जाति है वो, इनका जो मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, पीढ़ी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है ना। जो इनकी जर्नेशन है वो यहीं पर इनकी खत्म हो जाती। ऐसे ही अगर सभी जीव यानी कि सभी मनुष्य यदि प्रजनन नहीं करेंगे तो सारे के सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे, फिनिश। तो इसलिए ये जरूरी है प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। यदि सभी डॉग कह देंगे भाई मैं कोई बच्चे पिल्ले नहीं बनाऊंगा, तो सारे कुत्ते चले जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है ताकि कुत्तों की प्रजाति यहाँ पर बनी रहे। ओके,
चलिए देखते हैं दूसरी पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है, आनुवांशिक विविधता। देखिए लैंगिक प्रजनन में माता पिता के डीएनए से नई संतानों में विविधता आती है जो प्रजातियों को बदलती रहती है और उन्हें अनुकूल परिस्थितियों में रहने में मदद करती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये इसका जो बच्चा है ना बहुत ही कितना क्यूट सा है, तो ये इसके डीएनए से यहाँ पर नया बना है, इसके दिखने जैसा सिमिलर है लेकिन इसमें कोई ऐसी थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा जो अलग चीजें हैं, बस दिखने में एक जैसा है कि ये इंसान का ही बच्चा है लेकिन इसके पास में अलग गुण होंगे। ओके, ठीक है, तो यही जो गुण हैं अलग वो हमें अनुकूल परिस्थितियों में बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग प्रजनन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, क्या जीव अपनी प्रतिलिपि पूर्णतः बनाता है। प्रतिलिपि कहने का इनका देखो मतलब क्या है कि जैसे ये दादा दादी ने अपना इस पोते को यहाँ इसको जन्म दिया ना इन्होंने इसको, ऐसे ही इस प्यारे से क्यूट से फादर ने इसको बेबी को जन्म दिया, तो क्या इसने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया। तो देखिए इसका ये एकदम एक जैसा नहीं है, बस इसके जैसा दिखने में है, तो एकदम एक जैसा नहीं है। तो क्या जीव अपनी प्रतिक्रिया पूर्णतः बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। जीव हमेशा अपनी हूबहू प्रतिलिपियां नहीं बनाते हैं। प्रजनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृतियां बनती हैं, यानी कि डीएनए की फोटो कॉपीज होती हैं, लेकिन डीएनए प्रतिकृति की में छोटी मोटी अशुद्धियां या उत्परिवर्तन यानी कि चेंजेस करने के कारण ये प्रतियां जो हैं वो पूरी तरह से समान नहीं रहती हैं। जब डीएनए ट्रांसफर हो रहे होते हैं या डीएनए की प्रतिकृतियां बना रहा होता है तो ये उनमें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, अशुद्धियां या थोड़े से उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। इसकी वजह से जीव है वो पूरी तरीके से एक जैसा नहीं बनता है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। ये देखिए यहाँ पर ये एक हमारा डीएनए का चित्र है, यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा ऐसा चलता हुआ डीएनए। ओके, ये किसका चित्र है, एक डीएनए का। अब देखिए डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे इकाइयां होती हैं जिनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 80 ओके, यहाँ पर भी 80 यहाँ पर देखिए क्या है GC, यहाँ पर TAAT और CG। अब देखिए इसका अपन ने फोटो कॉपी की यानी कि इसका अपन ने प्रिंट बनाया, तो देखिए 80 ओके सर जी। अब देखिए GC की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया TA, ये कोई चेंजेस आ गया, थोड़ा सा चेंजेस, और बाकी सब चीजें देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, लेकिन एक ये थोड़ा सा क्या आ गया है यहाँ पर चेंजेस डीएनए में। तो इसी की वजह से विविधता आ जाती है, यानी कि जीव में थोड़े अलग दिखने में बनने लगते हैं और उनके गुण भी कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी की वजह से बस थोड़े से इस चेंजेस की वजह से क्या हो जाते हैं, जीव हैं वे अलग हो जाते हैं, उनके गुण हैं वो अलग हो जाते हैं। ओके, अब देखिए अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में आनुवांशिक विविधता कम होती है। अब ये अलैंगिक प्रजनन क्या होता है इसको आगे पढ़ेंगे, बस ये समझ लीजिए कि इनमें जो आनुवांशिक विविधता होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, जिससे वे काफी हद तक समान संतानें पैदा करते हैं जिनको क्लोन कहते हैं। इसके विपरीत जो लैंगिक प्रजनन है इनमें नर और मादा का युग्मक का जो संलयन होता है जिसकी वजह से विविधता की संभावना बहुत अधिक यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अलैंगिक में कम विविधता होती है और लैंगिक में अधिक विविधता होती है, ये आप लोग समझेंगे। और विविधता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं, लेकिन इस चित्र को देख लीजिए। जैसे हम लोग पहले ऐसे चिंपांजी जैसे बंदर टाइप के थे, हमारी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, तो हम लोग ऐसे थे। अब सोचिए यदि हम लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज हम लोग ऐसे चिंपांजी नहीं बने हुए होते, बंदर ही होते ना हम लोग। लेकिन जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ और हम फिर ऐसे हुए, फिर थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ तो हम ऐसे हुए, फिर और परिवर्तन हुआ तो ऐसे हुए, फिर और परिवर्तन हुआ तो ऐसे, हालांकि नंगे नहीं, मतलब जैसे अभी हम लोग हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं, किसकी वजह से, तो डीएनए में जो थोड़ा प्रतिलिपियां बन रही हैं और उनमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उसी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। वरना भाई कहीं यही इतने से रह जाते हम लोग चिंपांजी बन के, समझ रहे ना। ओके, ठीक है, इसलिए ये पूर्णतः प्रतिकृति नहीं बनाता, लेकिन पूर्णतः प्रतिकृति नहीं बनाता इसका भी महत्व अपना है, ये जो अपन ने भी समझ लिया। इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या लिखा है, जीवों में भिन्नता का क्या महत्व है, तो भिन्नता का काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको मोस्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर
रहने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख लीजिए, मोस्ट लिख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो विभिन्नता का क्या महत्व है, अनुकूल और अस्तित्व। विविधता जीवों को अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देती है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो चिंपांजी है, इसके लिए कोई मान लीजिए इसको थोड़ा सा ठंडा मौसम की जरूरत होती है, इसको मान लीजिए ऐसा ठंडा मौसम इसको पसंद है, ठंडे मौसम में रह पाता है। ओके, अब यदि समझिए कि यदि कहीं पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठंडी से थोड़ा सा कैसा परिवर्तन हो गया, गर्म, अब ये रह पाता है केवल ठंडी में, अब गर्म मौसम हो गया है तो ये तो यहीं पर मर जाएगा ना, तो फिर आगे की ये प्रजाति ही नहीं बन पाएगी। इसलिए क्या होता है कि अगर इस जीव से कोई ऐसा जीव बन गया है, तो ये बन गया मान लीजिए, अब ये क्या होगा, थोड़े से गर्म मौसम में रह लेगा, तो अगर ये खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, ये तो बचा रहेगा ना। अब यदि फिर से मौसम बदलता है तो ये नहीं बच पाएगा, तो इससे बना हुआ ये वाला बच जाएगा, ये खत्म हो गया तो ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। इसलिए ऐसे करते करते इनकी प्रजाति अभी भी बची हुई है। ठीक है, तो जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, दूसरा है विकास का आधार। विविधता के कारण ही जो विकास है का मूल आधार है, इसके कारण जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। जैसे हम लोग ये बंदर से क्या बन गए हैं, इंसान बन गए हैं, तो नई प्रजाति आ गई ना, बंदर से इंसान। ओके, अब पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के जीव मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं। यदि कोई प्रजाति समाप्त हो जाती है तो विविधता इस संतुलन को कम कर देती है, इस असंतुलन को कम कर देती है। ठीक है, यदि कोई प्रजाति है, जैसे मान लीजिए ये मर गया है, तो इसके बदले ये तो रह गया ना, तो विविधता ने ही तो इसको बैलेंस किया, अगर यही मर गया होता तो फिर कोई नहीं बचता। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, नए लक्षणों को निर्माण। विविधता के कारण ही जीवों में नए और उपयोगी लक्षण जैसे रोगों की बचाव की क्षमता विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, तो मान लीजिए कोई ऐसी डिसीज है जिससे वो नहीं लड़ पा रहा है, जिसके अंदर वो है, लेकिन उसका डीएनए ऐसा जो परिवर्तन हुआ कि अब यदि वो कहीं और जाके बना ना उससे कोई बच्चा, तो वो अलग बना जो कि उस बीमारी से लड़ सकता है। तो ये भी एक विभिन्नता का काफी महत्व है कि जो रोगों से वो नहीं लड़ सकता है, तो उसका जो नया वेरिएशन बनेगा वो उससे लड़ लेगा। ठीक है, तो यही विभिन्नता का महत्व है। तो ये 4 पॉइंट है, आप लोग बेहतरीन तरीके से इनको याद रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रजनन कितने प्रकार का होता है। सर ये हमने पढ़ लिया प्रजनन क्या होता है, इसके महत्व भी हमने जान लिए। अब ये बता दीजिए इसके प्रकार और बता दीजिए कितने होते हैं। चलो प्रकारों में हम लोग घुसते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं भैया। तो देखिए जो प्रजनन होते हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अभी जो बात की ना लैंगिक और अलैंगिक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक माता पिता भाग लेते हैं, या तो भैया माता भाग लेगी या पिता भाग लेगा और दूसरा बच्चा बना देगा, बस एक की जरूरत है। ठीक है, या तो माता या पिता, और यहाँ पर बच्चा बन करके तैयार। ठीक है, दोनों की कोई जरूरत नहीं है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके सर जी। दूसरा है गेमेट्स, यानी कि जो सेक्स सेल होती हैं इनका संलयन नहीं होता है। अब एक ही है तो कहां से होगा। ओके सर जी। इसे क्लोनिंग भी कहा जाता है। जी सर जी। यह केवल निम्न वर्ग के जीवों में ही पाया जाता है, जैसे एक कोष के जीव वाले हैं इनमें ही पाया जाता है। ओके, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही जनक शामिल होता है। ओके सर जी। और इससे आनुवांशिक रूप से समान जीव पैदा होते हैं, हालांकि इनमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। ठीक है, अब इसके जैसे उदाहरण देख लीजिए जरा, जैसे कि ये जो हमारा अमीबा है, ये हमारे आलू है, ये जो हमारा क्या देखे लहसुन है, ये हमारे जो बायोफिल्म की ये क्या है, ये पत्ती है, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने हुए जीव हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर लैंगिक प्रजनन। ओके, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है सर जी, इसमें 2 माता पिता यानी कि नर और मादा भाग लेते हैं। दोनों चाहिए भैया, नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए, माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ओके सर जी। इनमें 2 गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल जैसे कि अंडाणु यानी कि स्पर्म और डिम्ब यानी कि एग का संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है।
ओके सर जी। यह केवल उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य हम में होता है। इस प्रकार के प्रजनन में 2 जनक शामिल होते हैं, ठीक है, जिसमें से अनुवांशिक भिन्नता की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि मम्मी के लक्षण मिलेंगे, पिताजी के लक्षण मिलेंगे, फिर एक नया बनेगा तो भिन्नता बहुत अधिक आ जाएगी। ओके सर जी। जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से अपन को मिला एग, यहाँ से मिला स्पर्म, दोनों बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीधा बन जाएगा यहाँ पर बच्चा, जैसे कि अभी तुम लोगों गोल मटोल से। और ऐसे ही यहाँ पर क्या बन जाए, ये फ्लावर में भी होता है। तो लैंगिक प्रजनन, अब हम एक एक को बेहतरीन तरीके से डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधियां। ओके, अच्छे तरीके से सारी विधियों को एक एक करके बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब इन चित्रों के बारे में मत सोचो ये क्या है, साफ समझेंगे अपन लोग, साफ को समझेंगे। बस मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विखंडन, यानी कि फीजन। यह प्रजनन की सबसे सरल विधि है, ओके सर जी, जिसमें एक कोशिकीय जीव अपनी कोशिका को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देता है। एक कोशिकीय जीव होगा, अपनी कोशिका को 2 या 2 से अधिक भागों में वो यहाँ पर बांट देगा। इसको ही बोल देते हैं क्या यहाँ पर? विखंडन। अब विखंडन में होता है 2 टाइप का। एक तो होता है हमारे पास में क्या? द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन। एक जीव 2 बराबर भागों में बट जाता है, ओके सर जी, और हर भाग स्वतंत्र रूप से नया जीव यहाँ पर बनाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अब देखिए जरा, अमीबा यहाँ पर एक है ना, ओके, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, अमीबा यहाँ पर एक बैठा हुआ है। जी सर जी, अमीबा का चित्र बनाना बहुत सरल, ऐसा बना दो, बन गया। अब देखिए, अमीबा का यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, वो थोड़ा यहाँ पर लंबा हो रहा है, और ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये अलग हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस पूरी तरीके से अलग, और यहाँ पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, यानी कि कितने जीव बन गए? 2 जीव। तो द्विखंडन में क्या होता है? एक जीव है 2 बराबर भागों में बट करके नया जीव बना लेता है, जैसे कि अमीबा। ओके, पैरामीशियम, ये चप्पल के आकार का होता है, जो हमारा पैरामीशियम किसके आकार का होता है? ये हमारे एग्जैक्ट बिल्कुल स्लीपर चप्पल के आकार का होता है। तो इसमें भी देखो, ये यहाँ से बट रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से बट गया, तो ये 2 चीज बन गई, ये पैरामीशियम। और ये इंगुलिना है, क्या है? एक और इसमें जोड़ लीजिए, इंगुलिना, ठीक है। ये भी द्विखंडन करता है। पहले देखिए, एक है, एक है, एक है, यहाँ से देखो न्यूक्लियस थोड़ा चपटा हुआ, फिर ये 2 हो गए, फिर बिल्कुल यहाँ पर ये सेपरेट होने वाले हैं, और यहाँ पर ये अलग हो गए। तो जब एक जीव से केवल 2 जीव ही बने, 2 टूट करके अलग अलग जीव यहाँ पर बन जाएं, तो उसको बोलते हैं द्विखंडन। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, इंगुलिना। ओके, अगला है बहुखंडन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जीव की जो कोशिका है वो कई भागों में बट जाती है, और उससे कई नए जीव होते हैं, एक नहीं कई नए जीव, जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का परजीवी, यानी कि जिससे मलेरिया यहाँ पर हमें हो जाता है। देखिए, ये पूरी की पूरी क्या है? एक जीव है, पूरी की पूरी एक सेल है। अब इसमें से देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर ये छोटी छोटी और सेल यहाँ पर बनना शुरू हुई, फिर भी और ज्यादा विकसित हो गई, और ज्यादा क्या हो गई? विकसित। अब ये क्या करती है? ये जो बना हुआ था ना, ये पूरी की पूरी एक सेल, ये क्या हो जाती है? फट जाती है, और फटने से यहाँ पर ये बीजों की तरह यहाँ से ये बाहर निकलते हैं बहुत सारे जीव, और इस हर एक से एक एक ऐसा यहाँ पर बन जाता है। तो एक से देखो कई जीव यहाँ पर बन गए ना, तो इसको ही बोल देते हैं बहुखंडन। ओके, उदाहरण हमारा प्लाज्मोडियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग खंडन। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? खंडन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। ओके सर जी, देखिए जरा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो इसमें बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो जितने अभी अपन ने उदाहरण पढ़े थे ना, द्विखंडन वाले और विखंडन वाले, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये प्लाज्मोडियम और इंगुलिना, ये सारे एक कोशिकीय जीव थे। ओके, और अभी हम लोगों ने ये जो पढ़ लिया है ना, खंडन, ये किसके लिए है? बहुकोशिकीय जीवों के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है? एक जीव है,
छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाता है। जैसे देखिए ये स्पाइरोगायरा एक प्रकार की हरी शैवाल है। ये देखिए जो काई होती है ना, ये एल्गी, ठीक है, ये हरी शैवाल है, ठीक है, जो कि जल में पाई जाती है। अब ये देखिए यहाँ से तीन तरह से यहाँ से ये क्या हो गई है, टूट गई है, ठीक है, 1 2 3 टुकड़ों में। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, फ्रेगमेंट। अब ये ग्रो होकर के पूरी की पूरी शैवाल है यहाँ पर बना लेंगे। तो इसी को बोल देते हैं खंडन, यानी कि शरीर के खंड खंड हो जाना। ओके, अब देख लेते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ठीक है, रीजेनरेशन। यदि किसी जीव का शरीर किसी कारण से टुकड़ों में टूट जाए और हर टुकड़ा नया जीव बना लेता है तो उसको पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया। ध्यान रखिए, हाइड्रा किस में आता है, पुनरुद्भवन में, ठीक है। अब देखिए ये प्लेनेरिया को देख लीजिए जरा, एक प्लेनेरिया है यहाँ पर, एक देखिए कितनी प्यारी आंखों से देख रहा है आपकी तरफ, लगता है ये आपके साथ, हाँ, ये कितनी मस्त आंखों से देख रहा है। अब देखिए इसको अपन ने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसके अपन ने कितने यहाँ पर टुकड़े बना डाले, देखिए जरा, 2 टुकड़े बना डाले, एक टुकड़ा ये कर दिया और एक टुकड़ा अपन ने क्या कर दिया, इसका नीचे वाला कर दिया। तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा और इसका पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा बन जाएगा, और ये जो बीच वाला रह गया ना, तो इसका ऊपर का हिस्सा भी यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, हाँ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये बीच वाले से ऊपर भी बन जाएगा और नीचे भी बन जाएगा। तो क्या होता है पुनरुद्भवन में कि जीव है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बना लेता है, ठीक है। जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा, अगर प्लेनेरिया को काट दिया जाए तो उसका हर टुकड़ा पूरा नया प्लेनेरिया बना लेता है, छोटा सा जीव है, ठीक है, ये नया टुकड़ा यहाँ पर बना लेगा, ठीक है। इसको ऐसा लंबा है, कहीं से भी काट दो पूरा जीव फिर से बन जाएगा। भाई अजीब है ये, ठीक है। अब एकदम ऐसे नहीं करना कि इसकी आंखें में फोड़ दूं तो क्या ये ऐसा कट के बन जाएगा, नहीं, इसको कुछ इस तरीके से अपन को काटना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब देखते हैं अपन लोग अगला। तो अगला आ जाता है हमारा क्या, मुकुलन यानी कि वडिंग। तो देखिए वडिंग में क्या होता है, इसमें जनक के शरीर में एक छोटा सा उभार यानी कि मुकुल या वड बनता है, जो बढ़ करके नया जीव बनता है और बाद में ये अपने जनक यानी फादर से अलग हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट या खमीर। अब देखिए ये एक हाइड्रा है, हाइड्रा के यहाँ पर ये थोड़ा सा बड उग रहा है ना, ये मुकुल बन रहा है यानी कि उभार। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, सर जी ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ भाई, ये पूरा बड़ा हो गया, अपने फादर जी से यहाँ पर ये सेपरेट हो गया। तो इसी को तो बोलते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन। ओके, उदाहरण के लिए ईस्ट में एक छोटा सा उभार बनता है जो बाद में पूरी तरह से विकसित होकर के ईस्ट बन जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर जी, ये तो समझ में आ गया, हाइड्रा में मुकुलन भी आ गया और ईस्ट में भी आ गया। ओके, ये आप लोग डिटेलिंग में लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। अब अगला है भैया क्या, बीजाणु निर्माण। ओके सर जी, कुछ जीवों में प्रजनन बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स के द्वारा होता है। ये बीजाणु एक विशेष संरचना जैसे कि बीजाणु धानी में बनते हैं। जब वातावरण अनुकूल होता है तो ये बीजाणु अंकुरित होकर के नया जीव बनाते हैं, जैसे रोटी पर उगने वाली फफूंदी। ये क्या है, रोटी पर उगने वाली, ये जो दिख रही है ना, पेड़ नहीं है, ये बड़े बड़े पेड़ नहीं है, ये आपकी रोटी पर उगने वाली फफूंदी है। क्या है, फफूंदी, ध्यान रखिए ये फफूंदी है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले एक फफूंदी यहाँ पर ऐसी क्या हो गई। अब इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे यानी कि बीज बढ़ेंगे। अब जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, वातावरण इसको अच्छा मिलेगा कि चलो अब मेरे बच्चे यहाँ पर रह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में से फट जाएगा और यहाँ से इससे बहुत सारे जो जीव हैं यहाँ पर वो बीजाणु हैं गिर जाएंगे, और बीजाणु के यहाँ पर गिरने से फिर से एक नया क्या बन जाएगा, फफूंदी बन जाएगा। ऐसे ही फफूंद है वो यहाँ पर जमी हुई होती है। ध्यान रखिए फफूंदी हमारी टोस्ट पर बनी हुई होती है। जब अपन घर में कोई नहीं होता है ना, तो अपने टोस्ट मोस्ट जब हमें खाने नहीं होते हैं तो रख देते हैं, फिर 5-6 दिन बाद देखते हैं तो उस पर वाइट कलर की वो फफूंदी यहाँ पर लग जाती है। तो उस वही चीज है ये, ठीक है। ध्यान रखिए ये खराब चीज होती है, इसको ना खाया करें। ओके, हाँ, और कौन सी है भैया, तो अभी और रह गई है सर, कायक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है,
देखिए जरा ध्यान से समझिए, पौधे में नए पौधे का निर्माण उनके कायक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्तियों से होता है। इसमें दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में देखिए यहाँ पर क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। जड़ के द्वारा जैसे कि शकरकंद और डहेलिया, ये देख लीजिए, ये हमारा ये जो दिख रहा है ना शकरकंद, ओके। अब देखिए ये इसके ऊपर से ऐसे उग रही है ना पत्तियां, ठीक है। अब इसको यदि अपन लोग लगा देंगे तो नया जीव है यहाँ पर, नया पौधा है वो बन जाएगा, ओके। अब तने के द्वारा जैसे कि आलू, अदरक, ये हमारे पास में ये अदरक है, तो ये तने के द्वारा, ये इसके तने से यानी कि इससे से एक पेड़ हुआ, यानी कि ये यहाँ पर हो रहा है, इसको गाड़ देंगे तो ये जम जाएगा, ठीक है। इसी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। पत्तियों द्वारा जैसे कि ब्रायोफिल, पत्तियों के किनारे पर पत्तियां, कलियां उग जाती हैं, ये ब्रायोफिल का पौधा है, ठीक है। इसकी पत्ती से पत्ती पर पत्ती उग जाती हैं और फिर ये नया पौधा बना लेती हैं, ओके। अब जो आर्टिफिशियल मेथड इसमें देखिए रोपण, जैसे कि आम को क्या करते हैं अपन लोग, जैसे आम का छोटा सा पौधा है उसको लिया और किसी बड़े पौधे पर ऐसा यहाँ पर अपन लोग लगा देते हैं, तो वो जल्दी फरने यहाँ पर लग जाता है। ये कोई दूसरा पेड़ है, ये कोई क्या है, दूसरा पेड़ ये, लेकिन जो इस पर लगा हुआ है ये आम का है, तो इसको रोपण कहते हैं। करतन यानी गुलाब। अब गुलाब का फूल तो आपने लगाया ही होगा, किसी के घर गए और वहां से उसके घर में गुलाब का फूल लगा है तो उसको लेके आए तुम लोग, ठीक है, और जल्दी से उसको क्या कर दिया, पेड़ से नहीं उखाड़ा, एक कैंची ले गए या हाथ से उसको एक डाली उसको तोड़ लिया और तोड़ करके अपने गमले में लगा दिया। तो उस जो रोज की तुमने जो गुलाब के फूल की जो कटिंग की है ना, उसको ही क्या बोल देते हैं, कर्तन यानी कि कटिंग, ठीक है। वो जो तुमने की है, गुलाब का फूल कहीं से पेड़ थोड़ी लाते हैं, एक ठैया ढका लेके आए, उसको गाड़ दिया, फूल बन गया। लेयरिंग जैसे कि चमेली में करते हैं, ये के पेड़ देखिए, ये पेड़ है ना भैया, अब इसके एक शाखा को लेंगे, उसको जमीन में गाड़ देंगे, तो जमीन में गाड़ने से एक नया पौधा यहाँ पर बन जाएगी, और फिर इसको यहाँ से काट देंगे तो एक पेड़ तो यही है, फिर दूसरा ये बन जाएगा। दूसरी शाखा को लेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, नया पौधा बन जाएगा, इसको काट देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो एक लेयर सी बनती जाती है, इसलिए इसको लेयरिंग कहते हैं, ओके बच्चों, ठीक है सर जी। अब देखिए ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। पौधे की कुछ कोशिकाओं को पोषक तत्व मध्य में रख करके पौधों को तैयार किया जाता है, जैसे कि आर्किड या सजावटी पौधों में होता है, ठीक है। ये थोड़ा कम। अब देखिए ये भी खास है, पौधे की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के माध्यम में रख करके नया पौधा बनाते हैं, ओके सर जी। आप चलो बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा कायिक प्रवर्धन जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके लाभ पढ़ लेते हैं। तो नया पौधा जनक के समान होता है, ओके। बीज रहित फल जैसे कि केला उगाने में उपयोगी है। कायिक प्रवर्धन के लाभ हैं भी काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। कैसे इंपोर्टेंट है कि ये बीज रहित फल जैसे कि केला को उगाने में उपयोगी है, जिसका कोई बीज ही नहीं बना पाते हैं उसको उगाने में क्या है, उपयोगी है। जो हमारा केला होता है उसमें क्या बीज नहीं होते हैं ना, तो उसको कैसे उगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तेज, सस्ता और आसान तरीका है, बहुत ही फास्ट, सस्ता और आसान तरीका है। अब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ लगा देंगे तो जल्दी तो हो जाएगा, तो ये तेज है, सस्ता है और आसान तरीका है, ठीक है। इस तरह अलैंगिक प्रजनन जीवों में तेज संख्या बढ़ाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में जीवित रहने और नए पौधों को विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका यहाँ पर यह हो जाता है, ओके। चलिए देखते हैं थोड़ा सा पीछे। अब देखिए जरा, ये काफी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, आप लोग हर एक चीज को यहाँ पर मोस्ट समझिए, ठीक है। और हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करते जाना है, समझते जाना है। क्या करते जाना है, समझते यहाँ पर आप लोगों को चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं सर जी जब बताएंगे तभी होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या करते जाना है, समझते जाना है। अब देखते हैं, अपन लोगों ने अभी अलैंगिक प्रजनन को समझ लिया, अब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को समझते हैं, ओके, ठीक है सर जी। अब लैंगिक प्रजनन में समझते हैं, सबसे पहले पुष्पी पादपों में। तो देखिए इसमें क्या होता है, पुष्पी पादप जैसे फूल वाले पौधे में लैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से यानी कि फ्यूजन से एक नया पौधा बनता है। एक स्वाभाविक तरीका है जिससे आनुवांशिक में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, बीज और फल उत्पन्न होते हैं। अच्छी बात है सर जी, ठीक है। अब लैंगिक अंगों के आधार पर पौधे भी दो प्रकार के होते हैं,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, एकलिंगी पादप यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। इन पौधों के फूलों में या तो केवल एक नर अंग यानी कि या तो पुंकेसर, ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे ये क्या होता है, इसका काम क्या, सब डिटेल में समझेंगे। तो एकलिंगी पादप में क्या होता है कि फूलों में या तो केवल नर अंग यानी पुंकेसर या केवल मादा अंग यानी कि स्त्री केसर होता है, और इसमें पर परागण आवश्यक होता है, जैसे कि पपीता, मक्का और खीरा। ये भैया एकलिंगी पादप हैं, इनमें केवल या तो पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। ओके सर जी, तो ये हमारा पपीता, ये हमारा मक्का और ये हमारा खीरा, ये सब क्या है, एकलिंगी पादप। द्विलिंगी पादप कौन से हैं, बाइसेक्सुअल। इन पौधों के फूलों में नर और मादा दोनों अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं, ध्यान रखिए। इनमें स्वपरागण और पर परागण दोनों हो सकते हैं, जैसे कि गुड़हल, टमाटर, सरसों और ये टमाटर, गुड़हल, सरसों, टमाटर और ये हमारी मटर, ये सारे के सारे क्या हैं, द्विलिंगी पादप हैं। ओके, अब इनको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुष्प की संरचना और प्रजनन अंग। एक फूल जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल में बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए जरा, ये हमारा क्या है, फूल है। ओके सर जी, अब देखिए जरा पुष्प की संरचना और उसके प्रजनन अंग। तो देखिए, एक पूर्ण फूल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4, जिसमें से सीधे तौर पर 2 जो होते हैं वो प्रजनन में भाग लेते हैं। पुंकेसर यानी कि स्टेमेन, यह नर प्रजनन अंग है, इसमें 2 भाग होते हैं। इस चित्र में देखिए, ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि परागकोश और तंतु, परागकोश और यहाँ पर तंतु दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, पुंकेसर, जो कि किसका भाग है, यहाँ पर नर प्रजनन अंग है। फूल में नर का प्रजनन अंग है। किसका प्रजनन अंग है, नर का। ओके, ठीक है, इसमें 2 चीज होते, परागकोश। तो ये जो यहाँ पर आपको ये जो बॉडी टाइप की दिख रही है ना, ये हमारा क्या है, परागकोश। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबी डंडी यहाँ पर जो गई है ना, ये डंडी टाइप की, इस डंडी को बोल देते हैं तंतु। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला परागकोश। तो परागकोश जहाँ पर पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं, और इन पराग कणों के अंदर नर युग्मक होते हैं। तो परागकोश समझ गए ना क्या है, यहाँ पर इसमें पराग कण होते हैं, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, पराग कण। ओके, और इन्हीं पराग कणों के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक, यानी कि नर के जो नर युग्मक होते हैं, ठीक है, नर वाली चीज होती है तंतु यानी कि फिलामेंट। ये क्या होता है, यह परागकोश को सहारा देता है। अभी अकेला तो यहाँ पर टंगा नहीं रहेगा अपने आप हवा में, जादू मादू तो यहाँ पर होगा नहीं। अरे सर जी हमें तो जादू है, यहाँ पर कोई जादू मादू नहीं होगा। तो इसको सहारा देने के लिए ये होगा ना, ये डंडे टाइप की, तो इसी को तो क्या बोल दिया, तंतु बोल दिया। ओके सर जी, अब चलो बात करते हैं स्त्री केसर की। ठीक है, तो हाँ चलो अभी इसे कोई ले रहता हूँ। ये स्त्री केसर जो है ना, ये मादा प्रजनन अंग, इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वो डांसर वर्तिका नहीं है, वरना उसके पास पहुंच जाओ, अरे वर्तिका तुम तो फूल में थी, कहाँ से आ गई, ऐसा नहीं है। ये देखिए वर्तिका, ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्तिकाग्र की। किसकी बात करते हैं, वर्तिकाग्र की। तो ये जो अलग टाइप की एक आपको ये संरचना दिख रही है ना, ये इस टाइप की, ये इस चीज को ही बोल देते हैं क्या, वर्तिकाग्र। ओके, क्या बोल देते हैं, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र जिस डंडी के सहारे ये जो लटका हुआ होता है ना, उसको बोल देते हैं वर्तिका, यानी कि वर्तिका दीदी डांसर वाली यहाँ पर इसको क्या दे रही हैं, सहारा। ओके, और जहां पर सहारा ये बनके समाप्त हो जाता है, एक ये अंडे टाइप की चीज होती है, उसी को बोल देते हैं अंडाशय। ओके, तो वर्तिका क्या होता है, ये चीज पर स्थित एक चिपचिपा भाग होता है। ये थोड़ा कैसा भाग है, चिपचिपा, यहाँ पर ये भाग है। ये पराग कणों को ग्रहण करता है, यानी कि ये यहाँ से पराग कण छोड़ेगा और ये इसको ग्रहण करता है। एक लंबी, अब वर्तिका क्या है, एक लंबी नली जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो नली है ना, ये क्या करती है, इस वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। तो इस नली को क्या बोल दिया, वर्तिका।
अब अंडाशय क्या है, ये फूल का निचला भाग होता है जिसमें बीजांड यानी कि ओवलेस होते हैं, जो कि बीजांड के अंदर मादा एगमक यानी अंडाणु कोशिका होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या रखी हुई है, अंडाणु कोशिका। जैसे यहाँ पर पराग कणों में नर युग्मक होता है, वैसे ही यहाँ पर अंड कोशिका होती है। ओके, और यहाँ पर ये जो बाहर की जो चीज दिख रही है इसको बाह्यदल बोलते हैं, और बाकी के जो फूल खिले हुए दिखते हैं इसको दल यानी कि पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट कर यहाँ पर चित्र बनाइए, या फिर वो चित्र बना हुआ दे देंगे, आप कहेंगे कि इसके नाम लिखिए। क्या लिखिए, इसके नाम लिखिए, ये वाले नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाना सीख लेना है। ओके, हाँ, तो अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस फूल में और क्या क्या यहाँ पर चीज होती है, और इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए जरा, हाँ, इसके लिए कलर ओके सर जी, ये वाला ले लीजिए। हाँ, देखिए क्या लिखा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के प्रमुख चरण। ओके, अभी अपन ने केवल इसके क्या पढ़ा है, अभी अपन लोगों ने केवल समझा है इसके क्या, पुष्प के जो प्रजनन अंग है उनके बारे में, के दो भाग होते हैं। एक तो पुंकेसर, पुंकेसर में दो चीजें होती हैं, परागकोश, इसमें परागकण होते हैं, दूसरा होता है तंतु जो कि परागकोश को सहारा देता है। फिर पढ़ा अपन ने स्त्री केसर, इसमें तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, ये चिपचिपा भाग होता है जो कि परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका, ये लंबी नली होती है जो अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में पड़ा ये निचला भाग होता है जिसमें बीजांड होते हैं और इसी के अंदर अंडाणु कोशिका होती है। अब आगे देखते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। ओके सर जी, तो देखो जरा, परागण, सबसे पहले एक पॉलिनेशन पढ़ते हैं, परागण। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पराग कोश से जो पराग कण होते हैं वो निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जैसे देख लीजिए, वो जो फूल था ना उसमें एक इस टाइप की जो संरचना बनी हुई थी यहाँ पर। ओके, ये इस टाइप की संरचना यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की। ठीक, अरे भाई कहाँ चला गया तू। ओके, ये मान लीजिए किसी फूल से होता हुआ ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये किसी फूल से यहाँ पर होता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, पराग कोश है। अब इसमें क्या होते हैं, पराग कण। तो पराग कोश से पराग कण निकल करके जब स्त्री केसर यानी कि कहाँ पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है, यानी पराग कणों का पराग कोश से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है ना, उसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर, परागण। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पराग कोश से पराग कण हैं वो चल करके कहाँ पर पहुंच गए, वर्तिकाग्र तक, इस चिपचिपे भाग में पहुंच गए। अब ये चिपचिपा भाग है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इसमें चिपक जाएंगे। ओके, अब यहाँ से धीरे धीरे ये कहाँ पर जाएंगे, नीचे की तरफ। ये नर युग्मक देखो धीरे धीरे कहाँ पर चला आ रहा है, नर युग्मक नीचे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस नली में हो। ठीक है, ये नली में हो। अब आप केवल नली मत सुनो, ये नली में हो, ये यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और पहुंचते पहुंचते ये मादा युग्मक के साथ में क्या हो गया है, ये मिल गया है। ये आया और ये यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। क्योंकि ये जो हमारा अंडाशय होता है ना, इसमें क्या भरे होते हैं, यहाँ पर अंडाणु, और इसी से ये हमारा परागकण है यहाँ पर मिल जाता है जिसमें कि होते हैं नर युग्मक। और ये यहाँ पर मिले, और मिलने से ये उन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पर एक बना लिया, इनने क्या संलयन करके यहाँ पर इन्होंने निषेचन करके एक युग्मनज यानी कि जायगोट बना लिया। और जायगोट से क्या बन जाएगा, फिर बीज, और बीज से बस फिर से नया पौधा। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो परागण होती है ना वो दो टाइप से होती है। पहली प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब परागण जो होता है वो दो तरीके से होता है, यानी कि जो पराग कोश से जो पराग कण है ना वो दो तरीके से पहुंच सकते हैं। कैसे, एक तो होता है जब पराग कण उसी फूल के या उसी पुष्प के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जैसे एक फूल है और उसी फूल के उसी पर गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये इसी फूल का हिस्सा होता, जैसे मान लीजिए ये इसी फूल में का होता, तो इसी फूल के इसी में गिर गए हैं। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्या, स्वपरागण। अब ये अगर ऐसा हो जाए, दूसरी कौन सी है, परपरागण।
जब परागकण हवा, पानी या कीटों, पक्षियों आदि जैसे बाहरी कारकों के द्वारा दूसरे फूल के बढ़ती कागर पर पहुंचते हैं। यानी कि होते भी इस फूल के होते, लेकिन जाते भी किसी दूसरे फूल के ऊपर के गिर जाते। दूसरे फूल के कहाँ पर गिर जाते? वर्तिका पर, यहाँ पर गिर जाते। कोई दूसरा फूल है तो उसको बोल देंगे अपन लोग परपरागण। ये हवा के दौरान, जब हवा चलती है तो उड़ करके जा सकते हैं, पानी के द्वारा जा सकते हैं, या कोई कीट है जैसे मधुमक्खी हैं, कभी भी इस फूल पर बैठती हैं, तो इस फूल पर बैठेंगी तो मधुमक्खियों के किसमें वो जो पाँव होते हैं उसमें परागकण लग जाएंगे और फिर वो वर्तिका पर बैठेंगी तो यहाँ पर वो परागकण है चिपक जाएंगे और फिर यहाँ से सीधे की सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? वो अंदर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा भी हो सकता है, इसको परपरागण बोलते हैं। अब यहाँ पर निषेचन के बाद क्या होता है? देखिए, परागनली में जाते हैं, वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाती है। ओके, युग्मनज से बीजांड के साथ संलयन, ये मैंने बात जो आपको पहले बता दी है, फ्यूज करते हैं और परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जायगोट यहाँ पर बनता है। ये आपको लिखने के लिए है, तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए, इससे क्या बन जाता है हमारे पास में? बीज। पुष्पी पादपों में अक्सर दोहरा निषेचन होता है, जिससे एक नर युग्मक अंडे के साथ दूसरा अन्य युग्मक कोशिका ध्रुवीय नाभिक के साथ में संलयन होता है, जो भ्रूण को क्या देता है? भ्रूण पोष बनता है, जिससे विकासशील पुरुष में पोषण देता है। यहाँ पर अब देखिए, इसके बाद में होता है बीज का निर्माण। बीज और फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। बीजांड एक कठोर आवरण में विकसित हो जाता है। बीजांड किस में विकसित हो जाता है? कठोर आवरण में, जिससे बीज में बदल जाता है और अंडा से फूल करके फल के रूप में विकसित हो जाता है। ध्यान रखिए, ये जो बीजांड है, बीजांड किस में बदल जाता है? कठोर आवरण में और बीज में। और जो अंडाशय है, जो कि स्त्री केसर वाला हिस्सा है ना, अंडाशय, ये फूल करके क्या बन जाता है? फल बन जाता है, जो कि बीजों को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो फल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एक सेब है। ओके, ये क्या है? ये थोड़ा गंदा सेब बन गया, इसको चलो ऐसा बना लेते हैं। हाँ, एक ये अपने पास में क्या है? ये सेब है। ओके, अब इस सेब के अंदर में से आपने देखे छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, ये बीज, तो ये बीज तो प्रोसेस हमने सबसे समझ ली है कि जो बीज है ना वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये परागकण वर्तिका पर गिरे, यहाँ से वो धीरे धीरे अंदर आए और यहाँ पर अंडाशय में मिले। अंडाशय में किससे मिले? यहाँ पर अंडाणु से। और यहाँ पर इन्होंने किया क्या? निषेचन और युग्मनज बनाया, और युग्मनज बना करके सीधा सीधा क्या बना लिया? यहाँ पर इन्होंने बीज बना लिया। अब बीज जो यहाँ पर बन गए हैं, तो इनको बीज को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये फल, और ये फल किससे बनता है? तो ये बन जाता है अंडाशय से। जो अंडाशय वो फूला हुआ हिस्सा होता है ना, उसी से क्या बन जाता है? यहाँ पर ये फल। इसको हम लोग खा लेते हैं और इसको हम लोग बचा करके रख लेते हैं ताकि अगला पौधा हम लोग लगा पाए। तो ध्यान रखना, बीजों की सुरक्षा कौन करता है? अंडाशय, यानी कि जो फूल करके फल बन जाता है, तो फल सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये बीज है, कुछ अंदर से इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके कई हिस्से यहाँ पर होते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ पर, ये बन करके पूरा का पूरा ऐसा विकसित हो गया। ओके, अब देखिए जरा, अंकुरण कैसा होता है, यानी कि गर्मिनेशन कैसा होता है? जब एक बीज को उपयुक्त परिस्थितियां, हवा, पानी यानी कि तापमान मिल जाता है, तो अंकुरित होकर के नया पौधा विकसित हो जाता है। इस प्रकार लैंगिक प्रजनन विविधता लाने में मदद करता है और इसी प्रकार से चक्र जारी रहता है। अब एक बीज बन गया, बीज को यदि अपन ने ऐसा मिट्टी में डाल दिया और उसको आवश्यक पानी, हवा और तापमान मिल गया, तो ये बीज है धीरे धीरे देखो ऐसा बनने लगेगा, ये और एक पूरे से नया पौधा बन जाएगा। फिर ये अपने बच्चे बनाएगा और ये कहानी इसी प्रकार से चलती रहेगी। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर सीड के कुछ भाग दिए गए हैं, तो उनको जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये हमारा एक बीज है। ये बीज क्या है? एक पूरा का पूरा बीज है। ओके, अब ये बीज है, इसे दो टाइप के होते हैं। तो ऐसा बंद टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा कैसा होता है? ये बंद टाइप का, और ये हमारे पास में खुला हुआ। तो जो बीज पत्र होते हैं ना, ये खाद्य संग्रह, यानी कि इस बीज को जिंदा रहने के लिए जो खाद्य भोजन की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है,
और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये प्रांकुर कहलाता है, जो कि भावी प्रोह बनता है, यानी कि आगे जाकर के इसी से टहनियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसका ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो मूलांकुर होता है, इससे भावी जड़ें निकलती हैं, यानी कि ये जड़ में विकसित होता है। तो अलग अलग हिस्से ध्यान रखिए, जो प्रांकुर होता है जो ऊपर वाला हिस्सा, उससे बनते हैं प्रोह। क्या बनते हैं? प्रोह। ठीक है। और जो हमारा मूलांकुर होता है उससे बनते हैं जड़ें। क्या बनती हैं? जड़ें। और फिर बस ऐसे ही ये हमारा चलता हुआ पेड़ बन जाता है। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे जड़ें कहाँ से मिलके बनी हैं, तो ये बनी है मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से। और ये जो ऊपर की जो टहनियां ये बन रही है, किससे बन रही हैं? तो ये बन रही हैं प्रांकुर से। किससे बन रही हैं? प्रांकुर से। ओके, हाँ सर जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पेड़ पौधों में अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ ली हैं। हम लोगों ने एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पेड़ पौधों में यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन लोगों ने पेड़ पौधों में पढ़ लिया है। अब हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं यौन आरंभ को। ओके, यानी कि अब हम लोग जंतु में पहुंच गए हैं, यानी कि प्यूबर्टी को पढ़ते हैं। देखिए जरा प्यूबर्टी। ठीक है, तो देखिए जरा ये क्या होती है। ये जीवन काल का वह काल होता है, यानी कि वह टाइम होता है जब नर में शुक्राणु तथा मादा में जो अंड कोशिका का निर्माण शुरू होना हो जाता है। किशोर अवस्था की इसी अवधि को यौन आरंभ यहाँ पर कहते हैं। ओके, जब क्या होते हैं, नर में क्या बनने लगते हैं? शुक्राणु, और मादा में बनने लगते हैं अंडाणु। तो इस टाइम को या इस एज को ही बोल देते हैं यौन आरंभ के। यौन और आरंभ उसमें प्रारंभ यहाँ पर हो गया है। ओके, इस दौरान शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन यहाँ पर आने लगते हैं। जैसे देख रहे हैं इसकी मसल्स है ना उग रही हैं। ठीक है, यौन आरंभ आने से। और ये देखिए, ये जो लड़कों का ये जो अट्रैक्शन है लड़कियों की तरफ, और लड़कियों का अट्रैक्शन है वो लड़कों की तरफ यहाँ पर होने लगता है। ये होता ही होता है। और यहाँ देखिए इस लड़की के चेहरे पर क्या ये पिंपल्स देख रही है अपने, ये छोटे छोटे इसको क्या हो गए हैं? पिंपल्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं कब प्रारंभ हो जाती हैं? यौन आरंभ में। ओके, अब देखिए ये कब शुरू होती है ये प्रक्रिया? तो ये प्रक्रिया लड़कियों में सामान्यतः पहले शुरू हो जाती है। किन से? लड़कों से। तो लड़कियों में ये आमतौर पर किससे? 10 से 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, और लड़कों में ये 12 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि तुम्हारी 16 में ही होगी, 12, 13, 14, 15 के बीच, 16 के बीच में कहीं भी शुरू हो सकती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब यौन आरंभ में प्रारंभ होता है तो लड़की और लड़कियों में यहाँ पर कौन सी चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले भैया लड़कों जरा देख लो तुम में कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। और अभी तुम 10 में आ गए हो तो शायद तुम लोगों में भी ये परिवर्तन यहाँ पर यौन आरंभ के परिवर्तन दिखाई देने लगे होंगे। तो जरा देखिए जरा, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर आवाज का भारी होना। आपका जो स्वर यंत्र यानी कि लर्निक्स है ना, ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आवाज आपकी फटने लगती है, थोड़ी भारी हो जाती है, गरे टाइप की आवाज की हो जाती है आपकी आवाज। ओके सर, ये समझ में आ गई, थोड़ी आवाज भारी हो जाती है। हाँ आपकी हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है। और दाढ़ी, मूछें और शरीर पर बाल आने लगते हैं, जैसे चेहरे पर, बगल में जो अंडर आर्म्स होते हैं, छाती पर और जननांगों के आसपास में, यानी प्यूबिक एरिया में बाल उगने यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। अगला, मांसपेशियों का विकास भी होने लगता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, कंधे यहाँ पर चौड़े यानी कि मसल्स आपकी बनने लगती है। ओके सर जी। जननांगों का विकास यानी कि जो आपका श्वसन यानी पेनिस है और वृषण है यानी कि टेस्टिकल्स है, इनका आकार है वो अपने आप क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, अगला, लंबाई का तेजी से बढ़ना। आपकी लंबाई है इस एज में एकाएक से बढ़ती है, जिराफ की तरह। शरीर की जो लंबाई है वो अचानक तेजी से बढ़ती है, जिससे ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है। और स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म का निर्माण तो शुरू हो जाता है और नींद के दौरान ये क्या हो जाता है? वीर्य स्खलन यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपको नाइट फॉल भी देखने को मिलेगा। यदि ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं तो समझ जाना कि आप में प्यूबर्टी यहाँ पर आ गई है।
और कुछ इसी प्रकार के परिवर्तन है यहाँ पर वो लड़कियों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी स्तनों का विकास, ये यूनारंभ का पहला लक्षण है इनकी स्तनों का विकास यहाँ पर होने लगता है, यानी कि बड़े होने लगते हैं। अब देखिए मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स यानी कि मंथ सर्कुलेशन यानी कि जो MC इसको बोल देते हैं अपन शॉर्ट में मंथ सर्कुलेशन, ठीक है, मासिक धर्म चक्र की शुरुआत हो जाती है। ये क्या होता है, हर महीने में योनि से रक्त स्राव होता है। अभी क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसमें बहुत से लोग मिथ समझते हैं, तो सारी चीजों को अपन लोग समझने वाले हैं। इसको ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि MC यहाँ पर बोला जाता है। ओके, कूल्हों का चौड़ा होना यानी कि जो पेल्विस की हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है, यानी कि वहां पर फैट का जमाव बढ़ जाता है। सही बल बाल उगने लगते हैं, यानी कि अंडर आर्म्स में और अंडर के पास में बाल यहाँ पर आने लगते हैं। इनकी लंबाई भी तेजी से यहाँ पर बढ़ने लगती है। त्वचा में बदलाव, त्वचा तेलीय हो जाती है और मुहासे यानी कि पिंपल एक्ने भी यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी आने पर दोनों में यहाँ पर लड़कियों में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब चित्र में देख करके बड़े बड़े ख्याल मत पालो, जरा इसको ध्यान से समझो, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग हर एक चीज और हर एक अंग के फंक्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए ये जो नर जनन तंत्र होता है ना, ये उन अंगों का समूह होता है जो शुक्राणु यानी स्पर्म को जैसी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें निषेचन वाले स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इन सभी अंगों का जो सामूहिक यानी ग्रुप में जो काम होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का होता है। और इन सभी अंगों को मिलाकर के बोल देते हैं नर जनन तंत्र, जो कि शुक्राणु को बनाए, उनको स्टोर करे और ट्रांसपोर्ट करे कहाँ तक, मादा जनन तंत्र तक। तो इस पूरी चीज को बोल देते हैं नर जनन तंत्र। ओके, अब इसके प्रमुख अंग और उनके कार्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वृषण यानी कि टेस्टिस की। तो देखिए जरा वृषण क्या है, ये दो अंडाकार अंग होते हैं जो अंडकोश यानी कि स्क्रोटम में स्थित होते हैं। तो देखिए जरा इसको देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो आपको थैली दिख रही है ना, जो शरीर के बाहर लटकी रहती है, ठीक है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस थैली की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखो जरा ये जो यहाँ पर है ना, ये क्या है, ये है हमारा अंडा कोश। ओके, जरा इसको लिख देता हूं मैं, अंडकोश यानी कि स्क्रोटम। ओके, ये क्या है हमारा स्क्रोटम। ये हमारा बाहर की जो थैली टाइप की लटकी होती है, ठीक है, जिसमें दो हमारे क्या होते हैं, अंडाकार वृषण होते हैं यानी कि टेस्टिस होते हैं। इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, अंडकोश यानी कि स्क्रोटम। और इसी के अंदर ये जो चीज रहती है अंडाकार की तरह, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। ओके, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वृषण यानी कि टेस्टिस। अब इसके क्या कार्य होते हैं तो जरा देख लेते हैं। पहला इसका कार्य होता है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण करना। ओके सर जी। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करता है ये। तो वृषण को समझ गए, ये कहाँ पर होता है, अंडकोश यानी स्क्रोटम के अंदर होता है क्या, टेस्टिस। ये 2 होते हैं, ठीक है, जो कि अंडाकार होते हैं। अब अगला देखिए, और इसके कार्य क्या हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं। अभी शरीर से बाहर क्यों लटके होते हैं सर जी, शरीर के अंदर क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए शरीर का जो तापमान होता है वो काफी अधिक होता है, ठीक है, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको बनाने के लिए तापमान थोड़ा कम चाहिए होता है। इसलिए हमारे शरीर से बाहर लटके होते हैं ताकि इन्हें बेहतरीन तरीके से क्या मिल जाए, यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाए और ये अपना अच्छे तरीके से काम कर पाए, यानी कि शुक्राणु को बना पाए। अच्छा, तो ये और क्या काम करता है, तो ये और काम करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से लड़कों में यौवन के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, दाढ़ी मूंछ का उगना, मांसपेशियों का विकास होना, ये सब किससे दिखाई देते हैं, टेस्टोस्टेरोन से ये भर करके बाहर आते हैं। और ये कहाँ पर होता है तो भैया जी, ये हमारे जो 2 होते हैं ना, जो टेस्टिस जो कि वृषण होते हैं, ये हमारे रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये किसके अंदर स्थित होते हैं, तो ये होते हैं स्क्रोटम यानी कि अंडकोश के अंदर। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
शुक्र वाहिनी की। ओके, एक लंबी नली होती है जो वृषण से शुक्राणु को मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पास तक ले जाती है। ओके, तो ये जो इस नली की बात की रही है ना, यहाँ से ये जो जुड़ी हुई है, ये इस नली की जो बात की गई है जो कहाँ तक ले जाती है, ब्लैडर तक, यानी कि यहाँ तक ये इसको लेकर के आती है। इसी नली को हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पर, शुक्र वाहिनी। ये किसको यहाँ से ले जाएगी, ये शुक्राणु को यहाँ से यहाँ तक ले करके जाएगी। ओके, अब देखिए के पास पहुंचाती है और इस नली से शुक्राणु शरीर से बाहर या मादा जनन तंत्र में पहुंचाए जाते हैं। ओके, ये तो होगी नली की बात। अब यहाँ पर जो ये जो आपको ये जो संरचना दिख रही है ना इतनी अच्छी, ये जो कनेक्शन है, यानी कि जो हमारे वृषण से और शुक्र वाहिनी से जो कनेक्शन है, इसको ही हम लोग बोल देते हैं अधिवृषण। क्या बोल देते हैं इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ध्यान रखिए, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये कनेक्शन, ये वाला, ये जो कनेक्शन है किसका, ये हमारी शुक्र वाहिनी और ये जो हमारा वृषण है, इसका जो कनेक्शन है, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ओके, और ये हमारा क्या है, वृषण। ये हो गया तीसरा। अब है हमारा यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। यह एक साझा मार्ग होता है, यानी कि कॉमन पाथवे होता है, जो कि मूत्र और शुक्राणु दोनों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि हमारे यूरिन को भी पास करता है और स्पर्म को भी यहाँ पर पास करता है। ये पेनिस के भीतर से होकर के गुजरता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये जो रास्ता गई है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो रास्ता गई है, यहाँ पर ये जो नली टाइप की आपको दिख रही है, ये तो यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है। ये हमारा क्या है, मूत्र मार्ग है। इसमें से दोनों चीजें ही बाहर आती हैं। सबसे पहला तो स्पर्म आता है और दूसरा हमारा यूरिन पास होता है। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है, सर ये जो यूरिन है ना और ये जो हमारा स्पर्म है और यूरिन है, यानी कि जो हमारा मूत्र है और जो शुक्राणु है, वो एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। अरे नहीं मिलते हैं। देखिए क्यों नहीं मिलते हैं। ये यहाँ से जो हमारे शरीर में से जो व्यर्थ पदार्थ बने हैं, वो इस नली से आकर के कहाँ पर जाते हैं, इस मूत्राशय में। ओके, कहाँ पर स्टोर हो गए, इस नली में मूत्र भरा हुआ है। और यहाँ पर से हमारे आ रहे हैं, इस नली से होते हुए आ रहे हैं स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये कंट्रोल करती है कि अभी बाथरूम को नहीं जाना है, अभी स्पर्म को जाना है। फिर ये कंट्रोल करती है कि अभी स्पर्म को नहीं आना है, अभी बाथरूम को यहाँ पर जाना है। तो ये दोनों को कंट्रोल करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये रोक करके रखती है यहाँ पर, यहाँ से मूत्र को नहीं आने देगी तो स्पर्म यहाँ से धीरे से निकल जाएंगे, और ये यदि मूत्र को आने देगी तो स्पर्म है वो यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, यहीं पर यहाँ पर रहेंगे, बाहर की तरफ नहीं आएंगे, तो मूत्र आसानी से यहाँ पर निकलते जाएगा। तो ये कंट्रोल होते हैं। ओके, अब देखिए जरा, तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी शुक्र वाहिनी की। ओके, ये तो हमारी बात होगी किसकी, शुक्र वाहिका की। ओके सर जी, शुक्र वाहिका की, मूत्र मार्ग की और यहाँ पर मूत्राशय की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे, तो और आगे देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि इसी की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। एक दूध या द्रव मिल्की फ्लूइड को निकालती है, जो कि शुक्र वाहिका को गति, शुक्राणु को गति और उनको सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देती है। एक तो ये इसको भी रोकती है, और यहाँ से क्या चीजें निकलती हैं, दूध या टाइप का द्रव निकलता है, जो कि हमारे शुक्राणुओं में यहाँ पर मिल जाता है, जो कि उनको क्या करता है, गति यानी कि स्पीड से वो बाहर निकलते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो शुक्राणु यहाँ से पहुंचे हैं ना, यहाँ से टेस्ट, ये हमारे टेस्ट से, तो उनको बॉडीगार्ड चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिल जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ओके, हाँ सर जी, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गई। अब देख लेते हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। अब देखिए बेसिल, तो ये दो थैलीनुमा ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय के पीछे होती हैं। ये गाढ़ा द्रव स्रावित करती हैं, जो कि ऊर्जा और पोषण देता है। अब शुक्राणु भैया अच्छे तरीके से यहाँ से निकले हैं, तो उनको देखिए, एक तो पोषण भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। इनका खुद का कुछ नहीं है, इनको खाने के लिए भी चाहिए। यहाँ से निकले हैं ना, ऐसे यहाँ से ये निकलेंगे, अभी इनकी बात करेंगे, ये निकलेंगे, इनको खाना चाहिए, पोषण चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब करते हैं।
तो सुरक्षा इनको देता है और गति देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके सर जी। और ये जो दो ग्लैंड है ना शुक्राशय, ये वाली और ये वाली, ये शुक्राशय, ठीक है, ये दो ग्लैंड हैं ये और ये क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं किसको, हमारे शुक्राणुओं को, और उनका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी देती है ताकि बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर के यहाँ से जाएं और सीधे के सीधे गर्भाशय में स्थापित हो जाएं। ओके, तो इनको अच्छे से पोषण देने का काम कौन करते हैं, शुक्राशय। ओके, अब देख लीजिए छठवां हिस्सा यहाँ पर आ जाता है शिशन। एक लचीला नलीनुमा बाह्य अंग होता है, इसका कार्य शुक्राणुओं को, वीर्य को यानी कि सीमेन को मादा जनन भाग यानी कि विजाइना में पहुंचाना होता है। तो अब इसकी बात की जा रही है शिशन की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऐसा लटका हुआ है इस टाइप का चीज, इसी की बात होती है किसमें भैया, शिशन में। इसका मेन काम क्या होता है, एक बाह्य अंग है, ठीक है, जो शुक्राणु युक्त वीर्य को यानी कि सीमेन को मादा जनन भाग यानी कि विजाइना में पहुंचाता है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, हर एक अंग को यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, अब इनके बाद और भी इनके अंदर की डिटेलिंग होती है, लेकिन हमारी क्लास 10th के लेवल का हम लोगों ने काफी कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। हमें अभी इतना ही काफी है, इनफ है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हमें जानने की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सारी जानकारी यहाँ पर एकत्रित कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने हर एक अंग को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, कौन से अंग का क्या यहाँ पर कार्य होता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा, एक शुक्राणु होता है और एक होता है हमारा वीर्य यानी कि सीमेन। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस पढ़ देते हैं। तो शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होता है यह बहुत ही गतिशील कोशिका होती है। ध्यान रखिए, ये जो स्पर्म है ना वो सीधी सीधी क्या है, कोशिका ही है, जिसमें डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है, जिसकी एक टेल होती है और जो तैरने में मदद करती है। तो ये जो है ना इसकी एक टेल यानी कि पूंछ, इसको तैरने में मदद करती है, ये तैरते जाता है इस पूंछ से, जैसे मछलियां तैरती हैं। वीर्य यानी कि सीमेन, ये क्या होता है, ये शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय के स्राव का मिश्रण होता है। वीर्य में देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय के स्राव का मिश्रण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती, इससे निकलने वाले मटेरियल और इससे निकलने वाले मटेरियल तीनों का मिश्रण होता है। यानी शुक्राणु, इससे निकलने वाला मटेरियल, इससे निकलने वाला मटेरियल, तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह शुक्राणु को तरल माध्यम में रखता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखता है, जिससे स्थानांतरण सरल हो जाता है और पोषण उनको गतिशीलता भी प्रदान करता है। अब देख लीजिए, एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु का यहाँ पर क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं सीड्स। ये मुंह टाइप का बना हुआ है, इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सीड्स। और ये होता है इसका ग्रीवा वाला भाग यानी कि मध्य खंड, और यहाँ से इसकी पूंछ होती है जो कि तैरने में मदद करती है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, जो कि प्लाज्मा झिल्ली का यहाँ पर बना होता है। इसको अग्रपिंडक बोल देते हैं, और इसको केंद्रक युक्त गुणसूत्र, यहीं पर डीएनए भरा हुआ होता है, इसी में हमारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जीव कैसे बनना है, अंग कैसे होना है, आंखों का कलर, स्किन का कलर कैसे बनना है, इसी में सब रखा हुआ होता है। और ये इसका मध्य खंड होता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो तैरने के लिए ऊर्जा का सोर्स बनता है, और ये पूंछ होती है जो कि तैरने में मदद करती है। ओके, और सीमेन ये व्हाइट कलर का कुछ इस टाइप का ये होता है। ठीक है, अब एक चीज को समझ लिया हम लोगों ने। अब नर जनन तंत्र के प्रमुख कार्य देख लीजिए। पहला तो है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणुओं को संग्रह, उनको स्टोर करना और उनको मादा जनन तक पहुंचाने के ट्रांसफर करना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पर स्रावित करना। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर एक चीज को हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। ओके, अब चलो पढ़ लेते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। ओके, ये दिखने में कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखता है। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन बेसिकली कुछ नहीं है, ये यहाँ पर अंगों का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे देखिए, यह जैविक तंत्र है जो अंडाणु यानी कि ओवम यानी कि एग सेल का निर्माण करता है
और निषेचन यानी फर्टिलाइजन की प्रक्रिया को संभव बनाता है और यानी भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को गर्भाशय में विकसित होने के लिए पोषण और संरक्षण प्रदान करता है। ये सब जो काम करता है उसको ही मादा जनन तंत्र हम लोग कह देते हैं। अब इसके प्रमुख अंग देख लीजिए कौन है। अंडाशय है, अंडवाहिनियां है, गर्भाशय है और यहाँ पर योनि यानी कि वेजाइना है। अब इन सभी अंगों को हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओविरेस की यानी कि अंडाशय की। ओके, तो देखिए जो अंडाशय है यह जोड़ों में उपस्थित होते हैं। दो छोटी ग्रंथियां होती हैं जो पेट के निचले भाग में यहाँ पर स्थित होती हैं। ये आपको दिख रही होंगी। ये कुछ डंबल टाइप का यहाँ पर बना हुआ है ना, ये एक इस साइड और ये एक इस साइड, ये बना हुआ है गुब्बारे टाइप का। ये क्या है? अंडाशय है। ओके, ये क्या है? अंडाशय है। इनका क्या कार्य है? अंडाणु का निर्माण करना, एग सेल यानी कि एग का बनाना और महिला हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करना, जिससे अब इसमें देखिए इनका कार्य तो हो गया, एक तो एग सेल का बनाना और इन दो हार्मोन को निकालना। ओके, ये इनका काम है। अब देखिए लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडाणु होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है ना, तो जब जन्म मतलब जो छोटी सी बच्ची पैदा हुई होती है तब उसके शरीर के अंदर जो क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो अंडाशय होता है इसमें हजारों अंडे हैं वो पहले से ही उपस्थित होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, पहले से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ओके, हजारों अंडे। ठीक, अब देखिए यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी आने पर प्रत्येक माह इनमें से एक अंडा परिपक्व होकर के मुक्त हो जाता है, यानी कि बाहर वो निकलने लगता है जब प्यूबर्टी आती है। आपको पता है किस एज में आती है, क्या क्या चेंजेस होने दिखाई लगते हैं। तो पहले हमने समझ लिया अंडाशय को, अब समझते हैं अंडवाहिका को। ओके, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, तो ये देखिए ये भी दो जोड़े में है। अब दो अंडाशय है तो दोनों पर यहाँ पर जो लटकी हुई चीजें होती है ना, ये इतनी ये यहाँ पर ऐसी चिपकी हुई है, इनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फैलोपियन यहाँ पर ट्यूब इनको ही कह देते हैं। ओके, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। प्रत्येक अंडाशय को यानी कि ये जो अंडाशय है ना, ये इसको किससे जोड़ती हैं? गर्भाशय को यहाँ पर जोड़ती हैं। ये दोनों ही गर्भाशय को यहाँ पर ये जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। ओके, अंडाणु अंडाशय से निकल करके अंडवाहिका के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अंडाणु अंडाशय से निकल करके यहाँ से ये निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर हजारों अंडे भरे हैं ना, तो ये यहाँ से निकलेंगे फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, कहाँ पर पहुँचेंगे? यहाँ से देखिए, चलो साफ करके बताता हूँ। यहाँ पर हजारों अंडे भरे हुए हैं अंडाशय में, यहाँ से निकलेंगे वो पहुँचेंगे कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ से सीधे वो जा पहुँचेंगे कहाँ पर? गर्भाशय में। लेकिन ऐसे ही नहीं पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कुछ चीज होगी। वो क्या होगी देखिए जरा। निषेचन अर्थात शुक्राणु अथवा शुक्राणु और अंडाणु का मिलन इसी अंडवाहिका में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस है, वो कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ओके, यानी कि अंडवाहिका में यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ रहे हैं क्या? एग। अब यहाँ से प्रवेश करेंगे वो क्या? ये हमारे शुक्राणु, और यहाँ से वो प्रवेश करते करते यहाँ से वो इसी में आ जाएंगे और यहाँ पर होती है निषेचन की क्रिया, नहीं मिल जाएंगे। फिर वो अंडा आकर के कहाँ पर अवस्थित होगा? गर्भाशय की दीवारों में यहाँ पर चिपक जाएगा। ओके, तो इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं। ओके, हाँ, तो अगला अंग देख लेते हैं हम लोग, गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, यह एक नाशपाती के आकार की लचीली थैलीनुमा संरचना होती है। तो ये एक नाशपाती के आकार की ऐसी थैलीनुमा, यहाँ से नहीं, ये थैलीनुमा ये लचीली क्या होती है? संरचना। इतने की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, हाँ, अरे भाई सारा का सारा क्यों भाग जाता है? अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इतनी चीज की। ओके, तो ये दोनों अंडवाहियां मिलकर के गर्भाशय से जोड़ते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है निषेचित अंडे यानी कि जायगोट को ग्रहण करके उसको भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में विकसित करना। यहाँ से जो अंडे आए हैं ना, इनको यहाँ पर स्थापित करके इनको एम्ब्रियो में विकसित करना और पूरे गर्भकाल यानी कि लगभग 9 महीने तक पोषण प्रदान करना।
यहीं पर रखना पेट के अंदर 9 महीने तक। और गर्भाशय की आंतरिक परत हर माह मोटी होती जाती है ताकि भ्रूण को सुरक्षित मिल सके। ये हर महीने मोटी होती जाती है ताकि अंडा है वो कहाँ पर रहे, सुरक्षित रहे यहाँ पर ये, ठीक है, उसको पोषण भी मिलता रहे। ठीक, तो ये तो हो गया किसकी बात, गर्भाशय की बात। अब देख लेते हैं किसके बारे में, गर्भाशय यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, यानी कि सर्विक्स के बारे में। यह गर्भाशय का निचला भाग होता है जो योनि से जुड़ता है, यानी कि वेजाइना से यहाँ पर जुड़ता है। तो ये जो यहाँ पर इतना सा ये जो चीज दिख रही है ना, ये इसको हम लोग बोल देते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये कहाँ जाकर के खुलता है, तो यानी कि वेजाइना में जाकर के यहाँ पर ये खुलता है। ओके, जो ये शिशु जन्म के समय ये फैलकर यानी कि डायलेट हो जाता है, जिससे बच्चे को बाहर आने का मार्ग यहाँ पर बन जाता है। यानी कि बच्चा यहाँ पर गर्भाशय में बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा नन्नू सा प्यारा सा बच्चा है वो क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। ओके, अब वो कहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से, यानी कि ये गर्भाशय ग्रीवा जब ये कार्वेक्स है जब ये डायलेट हो जाएगा तो यहाँ से ये कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा वेजाइना। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये मांसल लचीली और मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि गर्भाशय को शरीर के बाएं भाग से जोड़ती है। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, ये शरीर के बाहर तरफ होता है, यानी कि ये बाहरी हिस्सा है। और ये जो वेजाइना है ये किसको जोड़ती है, ग्रीवा यानी कि गर्भाशय को ऐसे कनेक्ट करती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मैथुन यानी कि जो कोपुलेशन होता है कि दोनों शुक्राणु को ग्रहण करना। यानी कि यहाँ पर जब ये क्या होता है, मैथुन यानी कि कोपुलेशन होता है, तो यहाँ से जो स्पर्म आए हैं, यहाँ से जब कोपुलेशन होता है तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ से पहुँचाना और इनको यहाँ पर कहाँ पर रख देना, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना, ये इनका क्या होता है, कार्य होता है। ओके, और शिशु जन्म के समय ये मार्ग बनाते हैं और मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है उसके समय रक्त भी यहीं से निकलता है और ऑफ कोर्स यहाँ से यूरिन भी पास होता है। ओके, तो यहाँ से जो एमसी चलती है तो उनका जो ब्लड है वो यहीं से पास होता है और इसके अलावा जो यूरिन है वो यहीं से पास होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए अब लोग हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग निषेचन और भ्रूण के विकास की प्रोसेस की। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, मैथुन यानी कि कोपुलेशन के समय जो शुक्राणु होते हैं वो योनि में प्रवेश करते हैं। योनि यानी वेजाइना से वे गर्भाशय ग्रीवा में पहुंचते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर वो पहुंचते हैं और यहाँ से वो फिर कहाँ पर पहुंचते हैं, गर्भाशय और अंडवाहिका की ओर तैरते हुए जाते हैं। यानी कि गर्भाशय से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अंडवाहिका में यदि कोई अंडाणु मौजूद है तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन किसे कहते हैं, एक नंबर में यदि पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं, तो अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की प्रोसेस है, मिलने की जो प्रक्रिया है, उसको ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। ओके, यदि कोई अंडाणु मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। यदि मान लीजिए अंडाणु मौजूद है और फर्टिलाइजेशन हो गया तो निषेचित अंडा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में विकसित होता है और गर्भाशय की दीवारों में स्थित यानी कि इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ से प्रवेश किया, क्या ये हमारे शुक्राणु हैं प्रवेश किए और ये यहाँ से सीधे सीधे कहाँ पर चले गए, फैलोपियन ट्यूब में। अब यदि यहाँ पर कोई अंडाणु पहले से मौजूद है तो ये शुक्राणु क्या करेगा, इस अंडाणु से यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिलेगा और मिलने के बाद में यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा भाई साहब क्या, जाइगोट। क्या बना लेगा, जाइगोट। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये एक एग सेल है, क्या है, एग सेल यानी कि अंडाणु है। अब अंडाणु में ये बाहर से जो आ रहे हैं ये शुक्राणु, ये क्या है, ये बाहर से क्या आ रहे हैं, शुक्राणु। ये कहाँ से आ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये यहाँ पर आए और इसमें ये मिल गए, तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। अब इनके मिलने से क्या यहाँ पर बन गया, तो देखिए जरा, इनके मिलने से बन गया
एग और यहाँ पर एग और स्पर्म मिलने से बन गई ये जाइगोट। अब ये जाइगोट है, ऐसा ऐसा ही चलते जाएगा, इसी फेलोपियन ट्यूब में होते जाएगा और ये देखो बनते जाएंगे। एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, और ये ऐसा पहुंचते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये जो मोरुला में कब बन जाएगा, जब बहुत सारी सेल्स के अंदर हो जाएंगी। फिर ये यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ये यहाँ पर इस गर्भाशय में चिपक जाएगा। ठीक है, और चिपक जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये रहेगा, और कितने महीने तक रहेगा, ये यहाँ पर 9 माह तक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कितने माह तक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, 9 माह तक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस चित्र में देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले महीने में ऐसा दिखेगा, दूसरे महीने में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में देखिए समझ में आने लगेगा, 5 में तो बेबी बिल्कुल बन ही जाएगा। यहाँ पर ये लातें खाने लगेगा, 6वें में, 7वें, 8वें और 9वें में यहाँ पर डिलीवरी और बच्चा का बर्थ। ओके, तो भ्रूण को पोषण देने के लिए गर्भाशय में एक प्लेसेंटा, इसकी बात हम लोग आगे फुल डिटेल में करेंगे, होती है, जो कि माँ के रक्त से भ्रूण को यहाँ पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व दिए जाते हैं। ठीक है, और माँ के रक्त में वापस जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो लौटा दिए जाते हैं, और यहाँ पर कितने महीने तक रहते हैं, 9 महीने तक। और अंत में गर्भाशय की पेशियां संकुचित होकर के शिशु को बाहर जन्म देती हैं। ये अभी ऐसी फूली हुई हैं, जब ये अंदर यहाँ पर ये बेबी है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा ये बन जाएगा ना, बढ़िया सा, तो फिर ये क्या करने लगेंगी, ये दीवारें से सिकुड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से ये कहाँ पर आ जाएगा, बाहर की तरफ, और यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा। ओके, और प्यारे से बेबी का जन्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं प्लेसेंटा की, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से अपन ने डाल दिया। प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, प्लेसेंटा का जो स्थान होता है वो गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस के अंदर होता है। ठीक है, ये कुछ दिखने में इस तरीके का दिखता है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये वाला, हाँ देखिए, ये जो आपको चीज दिख रही है ना, ये इस टाइप की चीज, ये इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर, प्लेसेंटा। ओके, ये जो इसमें रखा हुआ है इतनी सी चीज को, गर्भाशय के दौरान, गर्भावस्था के दौरान ये गर्भाशय के अंदर एक डिस्क आकार की जो ऊतक यानी कि टिश्यू बनाती है। ध्यान रखना, किस आकार की, डिस्क आकार की। यह ऊतक प्लेसेंटा कहलाती है। यह अस्थायी अंग होता है, टेम्परेरी ऑर्गन होता है, जो केवल गर्भाशय के दौरान ही विकसित होता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा से प्रेजेंट रहता है बॉडी में, नहीं, जब ये गर्भावस्था बनती है तभी ये बनता है। ओके, प्लेसेंटा गर्भाशय की आंतरिक दीवारों और नाल को दोनों से जुड़ी होती है, जिससे यह माँ और भ्रूण के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान संभव हो जाता है। यह नाल की वह माध्यम है जो पोषक तत्वों ऑक्सीजन को भ्रूण के तक पहुंचाता है। नाल ही वह माध्यम होता है जो पोषक तत्व और पोषक तत्व ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाते हैं। देखिए जरा, ये इसकी जो नाभि होती है उससे कनेक्टेड होती है। ये जो बॉल, इसको ही बोला जाता है, क्या बोला गया है इसको, नाल। क्या बोला गया है, नाल। और ये जो आपको चीज यहाँ पर दिख रही है ना, ये पूरी में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये पूरी चीज है वो प्लेसेंटा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इतनी चीज आपको दिख रही है, ये जो यहाँ पर डिस्क की, ये जो डिस्क टाइप की दिख रही है, ये मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ, ये जो चीज है ना, ये गर्भाशय है पूरा। ओके, ये प्लेसेंटा नहीं है। ठीक, प्लेसेंटा भी मैं बताऊंगा दिखने में कैसी दिखती है। ये कुछ इस टाइप की डिस्क जैसी चीज है ना, ये हमारी प्लेसेंटा है। ठीक है, ये क्या हमारी प्लेसेंटा। और इससे ये जो कनेक्शन है ना, इससे बेबी की नाभि से, ये एक्चुअली में नाभि यहाँ पर इसके हाथ के मारे नहीं दिख रही है, ये यहाँ पर नाभि से। ओके, तो ये नाभि से और ये कनेक्शन है प्लेसेंटा से। तो ये हमारी क्या है, प्लेसेंटा। ओके, अब देखिए जरा, ये हमारी क्या है, प्लेसेंटा। और ये किस कनेक्शन से है, तो ये है हमारी नाल से। ठीक है, तो प्लेसेंटा और बेबी के भ्रूण के बीच में जो कनेक्शन होता है वो नाल के द्वारा होता है। यहाँ से बच्चों को O2 और जो पोषक तत्व हैं वो सभी इसी नली के द्वारा बेबी के अंदर पहुँचाए जाते हैं। और बेबी के अंदर जब वो पोषण करेगा तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को इसी नली के द्वारा फिर से इस प्लेसेंटा में और जो मदर होती है उसकी बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें भोजन का यानी कि पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो ध्यान रखिए, ये प्लेसेंटा है, ये नाल के द्वारा कनेक्शन रहता है बच्चे का और मम्मी का।
ओके, अब देखिए जरा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको समझा दिया। प्लेसेंटा में अगली नवा संरचनाएं होती हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं। ये बिलाई बहुत बड़ी सतह क्षेत्रफल प्रदान करती हैं ताकि माँ और भ्रूण के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान कुशलता से हो सके। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से दिख रही है प्लेसेंटा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जैसे शायद इसको क्या बोल देते हैं, जय या ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है, बुंदेली भाषा में जय टाइप का ही बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज, ये जो यहाँ से 2D टाइप से जुड़ी रहती है इसको ही प्लेसेंटा कह देते हैं। ओके, प्लेसेंटा का मेन कार्य क्या है? प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच में एक जीवित सेतु यानी कि लिविंग ब्रिज की तरह कार्य करती है। तो ध्यान रखना कि लिविंग ब्रिज है, जो जीवित सेतु है वो कौन है? प्लेसेंटा। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। एक की तरह काम करती है, इसकी सहायता से निम्नलिखित आदान प्रदान होते हैं। पहली बात है माँ के भ्रूण तक ग्लूकोज, माँ से भ्रूण तक ग्लूकोज पहुंचता है, यानी कि मम्मी की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो भ्रूण तक पहुंचता है। ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचते हैं ताकि उसका विकास हो सके, ठीक है। भ्रूण से माँ तक जो भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि CO2 और अन्य मेटाबॉलिक वेस्ट मम्मी के जो रक्त में है वापस लौट आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब ठीक है, इन शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच में पोषण, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करने का केंद्र होता है। यह भ्रूण को जीवित और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये हमारी क्या है? प्लेसेंटा, और ये पूरा क्या है? गर्भाशय। ओके, तो अब आप लोग प्लेसेंटा को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटा, ठीक है। अगली चीज, अब यहाँ पर प्लेसेंटा खत्म हो चुकी है तो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आ जाता है मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म। थोड़ा सा इसको और हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो देखिए जरा इसमें क्या होता है। एक प्राकृतिक मासिक प्रक्रिया है कि मंथली प्रोसेस है जिसमें गर्भाशय यानी कि यूटेरस की जो भीतरी दीवार होती है वो टूटकर रक्त के साथ वेजाइना के रास्ते से ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं। यह प्रोसेस लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार ही यहाँ पर होती है, ठीक है। ये प्रोसेस का क्रम मैं अभी बता देता हूँ। देखिए जरा, अंडाशय यानी कि ओवरी हर महीने एक अंडाणु छोड़ता है। ये जो अंडाशय है ना, हर महीने यहाँ से एक अंडा यहाँ पर छोड़ेगा। हर महीने इसका ये काम ही है। इस अंडाशय का क्या काम है कि हर महीने एक अंडे को छोड़ना। अब यहाँ पर देखिए एक अंडा यहाँ पर तैर रहा है, हर महीने इसका काम है छोड़ देना। अब यदि बाहर से मान के चलिए ये यहाँ पर शुक्राणु आते हैं और ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो इससे मिलकर के ये जायगोट बनाते हैं और पूरा का पूरा बच्चा बनने की प्रोसेस जैसी मैं बता चुका हूँ वैसी हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये शुक्राणु आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ से शुक्राणु पहुंच ही नहीं रहे हैं मेल से, ठीक है, यानी कि जो नर है उससे शुक्राणु आ ही नहीं रहे हैं या फिर किसी वजह से ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या तो आ नहीं रहे हैं या फिर यहाँ से कहीं तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अब ये अंडा यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर चिपक तो जाएगा आसानी से। अब ये बड़ा होगा, ठीक है, अभी विकसित होगा। अब इसको लेकिन ये पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है, ये जायगोट ही नहीं बना है, निषेचन ही नहीं हुआ है, तो ये अंडा बेकार हो जाएगा। तो ये जो गर्भाशय की जो दीवार बनी हुई है, ये जो दीवार बनी थी यहाँ पर, ये अपने आप में क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अब ये दीवार जो है वो ईंट सीमेंट की तो यहाँ पर बनी नहीं होगी, ये माँ के रक्त से ही बनती है, तो ये फट जाएगी तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, ये खून निकलेगा, ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ हो जाएगा? बाहर की तरफ, बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझा वही है। ऐसी समय भीतरी दीवार तैयार हो जाती है जिसको दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है ताकि यदि निषेचन आए तो यह बनने वाला भ्रूण है स्थापित हो सके। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो मोटी परत अनावश्यक हो जाती है और टूट जाती है और बाहर निकलती है। इसको मासिक स्राव या मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कहते हैं। और इसके लिए देख लो मार्केट में बहुत सारी क्या आते हैं? पैड्स आते हैं। अब इनको लगाना चाहिए, बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। कोई देखिए इसमें मिथ क्या है, ये कोई लोग इसको बड़ी बेकार सी चीज़ समझते हैं, है ना, जो गांव में होते हैं बड़ी बेकार सी चीज़ यहाँ पर समझी जाती है कि अरे ये क्या है, मतलब ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। बेकार सी चीज़ यहाँ पर समझते हैं, उनको मंदिर में जाने देते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है, उसको भ्रम ये मानते हैं, ठीक है, कह देते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा
नहीं होता। आपको ये ध्यान रखनी है। और आप लोगों को ये बात भी ज़रा ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कुछ जो होते हैं, जो लड़कियां होती हैं या कोई जो महिला होती है, उनको ध्यान नहीं, मतलब पता नहीं होता है, तो वो यहाँ पर कुछ कपड़े का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर लगाने के लिए, जिससे कि ये बाहर ना निकले, उसी कपड़े में रह जाए। कभी कभी देखिए वो कपड़ा क्या होता है, गंदा होता है, जिससे उनको बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें ये सैनिटरी पैड यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ओके। वरना आपको भयंकर खतरनाक बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, या हो ही जाती है, बढ़ क्या जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा सैनिटरी पैड का ही यहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। गर्भाशय की मोटी परत बन जाती है, ये हमने पढ़ लिया, ओके। अब देखिए मासिक जीवन काल में मासिक धर्म 2 चरण में होता है। पहला चरण जिसको बोलते हैं मेनार्क, ये कब होता है, 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लड़की पहली बार जब मासिक धर्म शुरू होता है तो किशोर अवस्था की पुबर्टी शुरुआत का ये संकेत होता है, ओके। फिर होता है मेनोपॉज, ये लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ये तब होता है जब महिला मासिक धर्म का बंद स्थायी रूप से बंद हो जाता है। यह प्रजनन काल यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज है अंत का संकेत होता है कि अब यहाँ पर ये कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इनका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो क्या हो गया, बंद हो गया है। तो ये 45 से 50 आयु में बंद हो जाता है और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ओके। ये आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। महिलाओं की एक सामान्य शारीरिक प्रोसेस है, इसमें हार्मोनल संतुलन प्रजनन स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। इस प्रक्रिया हर महीने में दोहराई जाती है ताकि मेनोपॉज न आए। यदि नहीं दोहराई जाएगी तो मेनोपॉज है वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं अगले में क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए गर्भ निरोधक विधियां यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब देखिए गर्भ निरोधक विधियां का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु के मिलन के फर्टिलाइजेशन को रोकना, ठीक है। अनचाहे गर्भावस्था को बचाव करना, यौन संचयत यानी कि एसटीडी रोगों से, यौन संचयत रोगों जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं एसटीडी रोगों से सुरक्षा करना। तो ये 3 वजह से ही हम लोग गर्भ निरोधक विधियों को अपनाते हैं। पहला तो है, ये तो एक ही बात है कि अनचाहे गर्भावस्था को रोकना, क्योंकि यदि शुक्राणु है वो अंडाणु से मिल जाता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की वजह से जो गर्भावस्था हो जाती है और यहाँ पर बेबी बन जाता है। लेकिन नहीं चाहिए तो इसको रोकना पड़ेगा और हमें कोई बीमारी ना हो जाए। यदि किसी मेल को है तो मेल से फीमेल में ना हो जाए। यदि किसी मेल को कोई बीमारी है तो वो संलयन करते समय वो जो बीमारी है वो किसी फीमेल को ना हो जाए। यदि किसी फीमेल को है तो वो किसी मेल को ना हो जाए, ठीक है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग गर्भ निरोधक विधियों का यहाँ पर यूज करते हैं। तो आइए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, बस ये हो गया, ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो देखिए भौतिक यानी कि यांत्रिक अवरोध क्या होते हैं, फिजिकल मैकेनिकल बैरियर्स या मेथड क्या होते हैं। देखिए कार्य इनका क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना, ये मेन काम है। यौन संचालित रोगों को यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि एसटीडी से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे एसटीडी यानी कि ये रोग कौन कौन से हैं, तो गोनोरिया और सिफिलिस ये रोग हैं। और वायरल संक्रमण कौन से हैं, HIV एड्स यानी कि जननांग मत्स्य, ये रोग हैं, ये बीमारियां हैं भयंकर टाइप की, ठीक है। तो इन्हीं को रोकने के लिए सबसे पहले देखिए भौतिक यानी कि यंत्रीय अवरोध में हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, कंडोम का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये रबर से बने आवरण होते हैं जो कि यौन क्रिया के दौरान इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं। दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसको यूज करने से, तो ये एलर्जिक यानी कि वेजाइना या लिंग में ये क्या कर सकते हैं, जलन या यहाँ पर खुजली कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा यहाँ पर मेथड है हार्मोनल अवरोध यानी कि हार्मोनल बैरियर यहाँ पर लगा दिए जाए, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कि पिल्स, OCPS ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये गोलियां हार्मोनल संतुलन को बढ़ा देती हैं, जिससे जो अंडोत्सर्जन यानी कि अंड को जो बाहर निकलना होता है ये रुक जाता है,
ठीक है, इन्हें मुख से यानी कि यहाँ से मुँह से इन्हें गोलियों को खाया जाता है, जैसे कि सहेली, माला डी आदि। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी गोलियां यहाँ पर आती हैं। ओके, इनके साइड इफेक्ट भी हैं बहुत सारे, जैसे कि सिर दर्द होता है और जो हमारे पीरियड्स होते हैं उनमें इरेगुलरिटी हो जाती है और चक्कर भी यहाँ पर आने लगते हैं। ओके, तो इनका यूज बहुत ही सोच समझ के, वैसे तो करना ही क्यों नहीं, आपको धीरे धीरे सारी चीजें आसानी से पता चलती जाएंगी। अब देखिए जरा, तीसरी है यहाँ पर क्या हमारी IUCD। ये क्या है भैया? तो देखिए, महिलाओं के लिए एक विधि है। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय यानी कि यूटेरस के अंदर रखा जाता है ताकि गर्भधारण यानी कि ना हो। इसके उदाहरण कॉपर टी और लूप। ये कॉपर टी कुछ दिखने में इस टाइप की होती है, इसको गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम रहता है वो 3 से 4 वर्ष तक ये रह सकता है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ये जलन हो सकती है, असुविधा महामारी हो सकती है, कमर दर्द हो सकता है और ये वेजाइना में ये डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि स्राव भी होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉपर टी टाइप का। ये कुछ ऐसा टी, कॉपर टी मतलब ऐसे नहीं, मतलब कॉपर की चाय ऐसा कुछ नहीं समझना। ये कॉपर का वायर होता है जिसको वेजाइना में इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओके, दूसरी है शल्य क्रिया। ये केवल किसके लिए होता है? तो ये केवल महिलाओं के लिए होता है। अब देखिए, सर्जिकल बैरियर में क्या करें? नसबंदी करवा दो। जैसे कि पुरुषों में यह की जाती है, वृषण वाहिका जो होती हैं उनको काट करके बंद कर दिया जाए। ये यहाँ पर जो हमारा ये टेस्टिस होता है ना, यहीं पर तो हमारे शुक्राणु बनते हैं। अब बन तो रहे हैं, यदि यहीं से हमने इस नली को काट दिया, यहाँ से इस नली को अरे भाई, यहाँ से इस नली को काट दिया, यहाँ से इस नली को काट दिया, तो बन रहे हैं, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक। अब रास्ता ही नहीं है तो यहीं कहीं वापस लौट आएंगे, तो फिर कोई चांस ही नहीं कि यहाँ से वो वेजाइना में पहुंच जाए, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर या फिर क्या कर सकते हैं? ट्यूबटेक्टोमी। इससे क्या होता है? महिलाओं के लिए की जाती है, अंडवाहिका को बंद कर दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पर अंडे बनते हैं, वो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। अब इसी को काट दें, इसी को यहाँ से काट दें। ओके, तो फिर ये अंडे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो बस यहाँ फिर क्या होगा? गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये कुछ रोकने के उपाय हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए उपाय हो जाते हैं। ठीक है, इससे साइड इफेक्ट क्या? चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है और मतली भी आने लगती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या हो गए हैं? सारा का सारा चैप्टर हमारा क्या हो गया है? फिनिश। अब बढ़िया से यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ये इसके लिए भी जरूरी है ताकि मैं NCERT का जो जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन डालूंगा तो आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को ऐसे ही मजेदार पूरी की पूरी साइंस इंग्लिश आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है, तो उसके लिए भी चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा ये भेज दीजिए ताकि वो भी अपने चैप्टर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर कर लें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।